हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स 2023 के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। और यहाँ पे क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। 3 स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो फाउंडेशन है वो इसी एक्ट के थ्रू स्टार्ट हुआ था। तो आप देखिए कि स्टूडेंट जो 1773 का जो एक्ट है ये फर्स्ट ऐसा एक्ट है जिसके थ्रू ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा यहाँ पे जो कंपनी का जो रूल है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। आप देखिए कि इसी एक्ट के द्वारा जो सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। पहले बॉम्बे, मद्रास और जो बंगाल की प्रेसिडेंसी है वहाँ पे इक्वल टाइटल हुआ करता था। बट इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट है वो क्रिएट की गई। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो तो यहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ, यहाँ से सेंट्रलाइजेशन की जो नींव है वो रखी गई थी। और वो सेंट्रलाइजेशन की जो नींव है वो मैक्सिमम कब पहुँचती है स्टूडेंट्स? 1833 के एक्ट के अंदर में, जिसके अंदर में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है वो क्रिएट की जाएगी कि कंप्लीट कंट्री के एक ही गवर्नर जनरल यहाँ पे होंगे, वो 1833 के अंदर पहुँचेगा। अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस की तो 1857 का जो रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट के बाद में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को यहाँ पे नीड है, ज़रूरत है वो पड़ती है कि हमारी क्या कमी रही जिसकी वजह से हम यहाँ पे जो रिवोल्ट की जो कंडीशंस है वो हमने यहाँ पे फेस की। तो आप देखिए कि 1857 के बाद में कम्प्लीटली जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिफॉर्म किए जाते हैं 1858 के एक्ट के अंदर में, जो आपको गुड गवर्नेंस एक्ट के रूप से भी उसको बोला जाता है। और 1861 का जो एक्ट है उसके अंदर जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस अपने पीक पर कब पहुंचेगा, अगर हम बात करें, ये पीक पर पहुंचेगा 1935 के एक्ट के थ्रू, जब आपको प्रेसिडेंसी हैं, जो प्रोविंस के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, उसके थ्रू इलेक्शंस वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, सेंट्रलाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो हाई कोर्ट है वो कैलकाटा के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके अंदर एक जज, एक चीफ जस्टिस और 3 जज हुआ करते थे। तो स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट है। तो आप देखिए कि वर्ड को ही चेंज किया गया है, ऐसा ही यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे इनकरेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कैलकाटा के अंदर में। थर्ड, अगर हम बात करें कि इस एक्ट के द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, इसके द्वारा जो कंपनी के सर्वेंट्स हुआ करते थे उनको प्राइवेट ट्रेड है वो अलाउ किया गया है। स्टूडेंट्स, ये जो एक्ट लाया गया उसके बिहाइंड की अगर हम हिस्ट्री को देखने की कोशिश करें तो बिहाइंड की हिस्ट्री यही थी कि कंपनी के द्वारा कुछ लोन के लिए जो अर्जी है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर दी गई थी, और वहाँ पे अगेंस्ट कंपनी जो लॉबी हुआ करती थी उनके द्वारा ये जो कानून है वो लाया गया कि कंपनी की एक्टिविटीज़ को आप रेगुलेट कीजिए इंडिया के अंदर में, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कंपनी कंटिन्यू नुकसान के अंदर जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कंटिन्यू यहाँ पे डिक्लाइन हो रही थी उसकी बैलेंस शीट के अंदर में। और इसके जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, जो सर्वेंट्स हुआ करते थे, वो प्राइवेट ट्रेड की वजह से उनको प्रेजेंट्स एंड ब्राइब्स जो मिला करते थे उसकी वजह से उनका जो पर्सनल बेनिफिट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। तो स्टूडेंट्स, इसी वजह से यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया था इस एक्ट के थ्रू कि कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, जो कि पहले अलाउ हुआ करता था। आप देखिए कि प्लासी के जो बैटल ऑफ प्लासी के बाद का जो समय है उससे इनको अलाउ था कि ये अपना प्राइवेट ट्रेड है उसको यहाँ पे कैरी आउट कर सकते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, इस वजह से यहाँ पे डी आंसर होगा। तो ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि ये जो अबाउ जो स्टेटमेंट हैं वो कौन से एक्ट को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे बोला गया है कि जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर इंडियंस का जो एसोसिएशन है वो यहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर स्टार्ट किया गया। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर जो डिसेंट्रलाइजेशन है
वो यहाँ पे रीस्टोर किया गया। तो अभी हमने डिस्कस किया कि 1857 की रिवोल्ट के बाद में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई कि आगे आने वाले समय में हमको इस तरीके का जो रिवोल्ट है वो ना देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इंडियंस को अपने साथ एसोसिएट करना स्टार्ट किया गया। मिशनरीज़ यहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं जो 1813 के एक्ट के थ्रू यहाँ पे अलाउ की गई थी, तो कुछ इंडियंस को वो एजुकेटेड कर चुके थे अपने एक एजुकेशन के उनका एक मैंडेट के थ्रू। दूसरा मैंडेट वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को भी उनको स्प्रेड का मैंडेट था उनके पास में कि जो एजुकेटेड इंडियंस हैं वो यहाँ पे अपना जो रिचुअल्स हैं, जिस तरीके के सोशल एविल्स को देखते हुए हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, वो भी एक उनका वहाँ पे मैंडेट हुआ करता था क्रिश्चियन मिशनरीज़ का। आप देखिए कि उसी समय में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स राजा राम मोहन राय के द्वारा 1814 के समय में आत्मीय सभा है, 1828 के समय में ब्रह्म समाज है, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए थे राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो एजुकेटेड इंडियंस होने की वजह से उनको यहाँ पे बेसिकली एसोसिएट करना स्टार्ट किया गया। यहाँ पे जो अगर हम बात करें ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो इट मेड ए बिगनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये दोनों जो प्रोसेस हैं वो 1861 का जो एक्ट है उसके अंदर में डिफाइन किए गए हैं। आप देखिए कि जो रीस्टोरिंग पावर है और जो इंडियंस को एसोसिएट करना है, क्योंकि 1858 का जो एक्ट आया था वो तो गुड गवर्नेंस का एक्ट था, जिसके थ्रू यहाँ पे वॉइस रॉय की जो पोस्ट है, काउंसिल ऑफ इंडिया है, इस तरीके की जो बॉडीज़ हैं उनका क्रिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो यहाँ पे एक बॉडी है, एक नई ऑफिस है, वो क्रिएट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू। इंडिपेंडेंस के समय उसका जो फंक्शन है, उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो फंक्शन है वो किसको ट्रांसफ़र किया गया था? तो स्टूडेंट्स जो फंक्शंस हैं यहाँ पे, ये फंक्शंस यहाँ पे कॉमनवेल्थ का जो सेक्रेटरी हुआ करते थे उस कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी को ट्रांसफ़र किया गया था। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। काफ़ी बार काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज़ में ये क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ को जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो पावर और फंक्शंस हुआ करते थे, इंडिपेंडेंस के समय में हमारा जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, उसके अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जो पावर एंड फंक्शन है वो सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ को ट्रांसफ़र किए गए। स्टूडेंट्स हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा सिर्फ कानून ही नहीं बनाए गए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 4-5 वर्क्स हैं वो भी कैरी आउट किए गए थे उसी समय में। जैसे कि इंडिया का फ्लैग है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, उसको अडॉप्ट करना हो, और हमारी जो कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है वो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ही डिसाइड किया गया था। तो अदर देन लॉ मेकिंग या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ये 4-5 जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी कैरी आउट की गई थी। तो सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ को जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के हुआ करते थे उनकी पावर एंड फंक्शंस को ट्रांसफ़र किया गया। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें 1857 की रिवोल्ट के बारे में है और यहाँ पे लीडर्स से रिलेटेड पूछा गया है मैच द कॉलम के अंदर में। तो आप देखें कि यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला के बारे में बात की गई है। मौलवी अहमदुल्ला के बारे में अगर हम बात करें, जो अवध का जो रीजन है, जो फैज़ाबाद का जो रीजन है, उसके अंदर ये लीडर हुआ करते थे 1857 की रिवोल्ट के समय में। ये दिल्ली से एसोसिएटेड नहीं है। दिल्ली से एसोसिएटेड अगर हम लीडर्स की बात करें तो आप देखें कि बहादुर शाह जफ़र हैं। इसके अलावा आपको जनरल जो बखत खान हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। सेकंड यहाँ पे बरेली की बात की गई है, तो बरेली से तो आपको खान बहादुर हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे कि खान बहादुर जो रोहिलखंड एरिया के लीडर हुआ करते थे, रोहिलखंड एरिया से वो बेसिकली बरेली के अंदर ही उन्होंने 1857 रिवोल्ट के समय में जो लड़ाई है वो लड़ी थी। मौलवी अहमदुल्ला जो फैज़ाबाद के अंदर लीडर थे 1857 की रिवोल्ट के समय में, तो मौलवी अहमदुल्ला के बारे में अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया से आए थे और इनके द्वारा जो रिवोल्ट है उसको अवध के रीजन में, फैज़ाबाद के रीजन के अंदर लीड किया गया था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे फैज़ाबाद के बारे में,
तो फैज़ाबाद के अंदर तो हमने देखा कि जो मौलवी हमारे अहमदुल्ला हैं उनके द्वारा ही लड़ा गया था। रानी हजरत महल हैं, वो लीडर हुआ करते थे लखनऊ के अंदर में, वहाँ पे 1857 की रिवोल्ट के समय में उनके द्वारा जो लड़ाई है वो लड़ी गई थी। तो तीनों यहाँ पे मिसमैच हैं, तो डी होगा यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। रानी हजरत महल की जो टीम हुआ करती थी, जो आर्मी हुआ करती थी, उसके अंदर एक वुमेन है उदा देवी। अभी रिसेंटली उनके बारे में काफ़ी बार सेलिब्रेट किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर में। उदा देवी पासी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और ये रानी हजरत महल की जो आर्मी है, फुट सोल्जर्स हैं, उसके अंदर हुआ करते थे। तो स्टूडेंट तीनों मिसमैच हैं। इसके अलावा आपको जनरल भगत खान के बारे में पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर जो टाइटुलर हेड है वो जो बहादुर शाह जफर हुआ करते थे और जनरल भगत खान वहाँ पे मेन लीडिंग रोल के अंदर हुआ करते थे। जनरल भगत खान जो बरेली के जो सोल्जर्स का जो ट्रूप्स था उसको वहाँ पे लड़ते हुए दिल्ली पहुँचते हैं और दिल्ली के अंदर जो लीडरशिप है वो इन्हीं के द्वारा उस समय में रखी गई थी 1857 के रिवोल्ट के समय में। यहाँ आपके लिए एक होमवर्क है, हमारे कौन से फ्रीडम फाइटर हैं जिनके द्वारा 1857 की जो रिवोल्ट है उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में डिक्लेयर किया गया था। उनके द्वारा कहा गया था कि ये पहली इंडिपेंडेंस की हमारी लड़ाई थी और कम्प्लीटली इसको प्लान वॉर भी उनके द्वारा बताया गया था। तो वो कौन से फ्रीडम फाइटर हैं उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि लिटन वो गवर्नर जनरल थे जिनके द्वारा रानी लक्ष्मीबाई का जो अडोप्टेड सन है गंगाधर राव, उनको यहाँ पे थ्रोन पे पहुँचने से मना कर दिया गया था। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि लिटन पहली बात तो गवर्नर जनरल नहीं थे, वॉइस रॉय हुआ करते थे, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है उसको चेंज कर दिया गया था आफ्टर द 1857 के बाद में थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू में। अगर हम लिटन के टाइम पीरियड के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, लिटन का जो टाइम पीरियड है वो आपको 1876 से लेकर 1880 तक का जो समय है वो देखने के लिए मिलेगा। और इनके समय भी काफ़ी सारा जो अनरेस्ट है वो हुआ था इनके टाइम पीरियड में, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, दिल्ली दरबार इनके द्वारा लगाया गया, सिविल सर्विस की जो एज है वो रिड्यूस कर दी गई थी इनके द्वारा, सिविल सर्विस एग्ज़ाम के अंदर बैठने के लिए जो एज हुआ करती थी। रानी को जो टाइटुलर है एक एक्ट के थ्रू केसरे हिंद की जो उपाधि है वो दी गई थी। तो ये कुछ लिटन के समय आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनके द्वारा रानी को यहाँ पे जो अडोप्टेड सन है उनको मना किया गया था, तो वो हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था और ऐसे काफ़ी सारे जो राज्य हैं उनको अनेक्स किया गया था उनकी अनेक्सेशन पॉलिसी के थ्रू। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है अनेक्स ऑफ झांसी वर मेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो ओनली 2 होगा, बी आंसर यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन का होगा। अगर हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करें या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में बात करें, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हुआ सबसे पहले सतारा के ऊपर में 1848 के समय में। जो सतारा है उसको अनेक्स किया गया, सतारा महाराष्ट्र के अंदर है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में जैतपुर है और संबलपुर है, 1849 के समय उनको किया गया। उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध का जो रीजन है ये आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनको कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू अनेक्स किया गया था। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, कुछ स्टेट्स के नाम लिखे गए, कुछ एरियाज़ के नाम लिखे गए और वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कैसे कौन कौन से ये जो प्रोविंस हैं या राज्य हुआ करते थे जिनको अनेक्स किया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू। अगर हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करें तो लॉर्ड डलहौजी को मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया या मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उनके द्वारा काफ़ी सारा जो रिफॉर्म है वो किया गया था स्टूडेंट्स। आप देखें कि रेलवे भी उन्हीं के द्वारा स्टार्ट की गई थी, जो रेलवे माइन्यूट है, बॉम्बे से थाने जो पहली रेलवे आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा जो टेलीग्राफ एक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा उन्हीं के समय में। एंग्लो सिख वॉर, जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर है वो भी इन्हीं के समय में हुई थी। इसके अलावा लोअर बर्मा को अनेक्स किया गया था, रेलवे माइन्यूट है।
एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वुड्स डिस्पैच आपको देखने के लिए मिलेगा। एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड के समय ही आया था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ऐसी कौन सी साइट है जिसके अंदर सिटाडल नहीं है। तो सिटाडल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में जो साइट्स मिली हैं वहाँ पे कुछ ऐसे एरिया हैं जो अपराइजिंग में हैं, जो हाइट के अंदर बने हुए हैं। वो बेसिकली शो करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में जो सिटाडल्स हैं वो प्रिस्ट क्लास या हेरार्ची के जो अबाऊ में जो लोग हुआ करते थे उनके द्वारा वो लोग यहाँ पे रहा करते थे, क्योंकि जो बिल्डिंग्स हैं, जो हाउसेज हैं वो बड़े हैं वहाँ पे सिटाडल के ऊपर जो बने हुए हैं। और कॉमन मैन्स आपको जो लोअर पार्ट है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जहाँ पे सिटाडल नहीं है। तो राइट आंसर है चाहुंदारो नाम की जो साइट है, जिसे लंकाशायर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप से भी जाना जाता है, तो वो ही यहाँ पे राइट आंसर है। चाहुंदारो के अंदर अगर हम एविडेंस की बात करें तो वहाँ पे आपको जो ब्यूटी के लिए जो लिपस्टिक है वो वहाँ पे उसके एविडेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। बीड मेकिंग इंडस्ट्री है उसके आपको एविडेंस देखने के लिए मिलते हैं। तो ये बेसिकली चाहुंदारो से कुछ आपको इस तरीके के जो एविडेंस है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो आपको यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की जो साइट्स हैं वो भी पता होनी चाहिए। जैसे आप देखें कि नॉर्थ के अंदर मांद नाम की जो साइट है जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ करती थी। ईस्टर्न साइट की अगर हम बात करें तो आलमगीरपुर है जो मेरठ के पास है। सदर्न मोस्ट साइट है वो यहाँ पे दैमाबाद है, सदर्न मोस्ट साइट। और वेस्टर्न मोस्ट साइट की अगर हम बात करें जो सुख्ता गंदौर है जो कि पाकिस्तान के अंदर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स को आप इंडिया और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी एनालाइज करना कि कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड हैं। 2019 के समय ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था जिसके अंदर कुछ साइट्स दी गई और पूछा गया कि कौन सी साइट है जो इंडस वैली का पार्ट नहीं है। एक मौर्यन एम्पायर के समय की जो साइट है वो वहाँ पे आंसर में दिया गया था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनडीपी के बारे में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स ये पूछा गया है कि इनमें से जो कौन सी जो रिपोर्ट है, कौन सा जो इंडेक्स है वो बेसिकली यूएनडीपी के द्वारा है निकाले जाते हैं। तो आपको यूएनडीपी के बारे में पता होना चाहिए कि यूएनडीपी के द्वारा 5 ऐसी रिपोर्ट और इंडेक्स हैं वो निकाले जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट यूनाइटेड नेशन का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूएनडीपी। तो यूएनडीपी के द्वारा जो रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो 1990 से कंटिन्यू एनुअली बेसिस पे निकाली जा रही है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये भी यूएनडीपी के द्वारा ही निकाली जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इनइक्वलिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको देखने के लिए मिलेगा। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स है वो भी आपको यहाँ पे यूएनडीपी के द्वारा ही देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यूएनडीपी के बारे में, तो यूएनडीपी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1965 के समय आपको देखने के लिए मिलेगा। और उस समय में 2 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मर्ज करते हुए इस यूएनडीपी को है वो क्रिएट किया गया था। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे आपको सी आंसर देखने के लिए मिलेगा कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जो HDR है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, वो दोनों यहाँ पे यूएनडीपी के द्वारा निकाली जाती हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम है उसके द्वारा उसको निकाला जाता है। HDI के अंदर इंडिया की जो रैंक अचीव की गई है वो 132 रैंक है। रिसेंटली जो सर्वे है उसके अंदर में 132 रैंक जो है इंडिया ने यहाँ पे अचीव की है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। और जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इनके जो डायमेंशन है वो आपको सेम ही देखने के लिए मिलेंगे। 3 इनके डायमेंशन हैं, एक तो हेल्थ और लाइफ से रिलेटेड है, नॉलेज से रिलेटेड है और आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आंसर है
वो इनका सी आंसर है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, जो कि 1773 के समय स्टार्ट किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर का यहाँ पे देखो ईयर चेंज किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में ये जो प्रोजेक्ट है, इसको 1773 के समय स्टार्ट किया गया। और रिसेंटली इसके जो 50 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। और टाइगर्स का जो नया एस्टिमेशन है, उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे टाइगर्स की जो संख्या है वो भी इंक्रीज हुई है। टाइगर की जो यहाँ पे एस्टिमेशन के लिए जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज किया जाता है। जैसे उसमें एम स्ट्रिप है। 2017 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उसके अंदर एम स्ट्रिप के बारे में जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि एम स्ट्रिप की जो टेक्नोलॉजी है उसका कहाँ पे यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स 1773 के समय ये स्टार्ट हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में है। अगर हम बात करें टाइगर के बारे में, तो टाइगर का जो IUCN स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर में उसको प्रोटेक्ट किया गया है। जो हमारा साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है उसके अंदर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है टाइगर को। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें टाइगर के बारे में ही, तो हमारे यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर है, जो कि सुंदरबन का जो रीजन है उसके अंदर पाए जाते हैं। अभी पिछले ही साल रिसेंटली ही एक ब्लैक टाइगर है, जिसके ब्लैक कलर के जो स्ट्रिप्स हैं वो इमर्ज हुए थे। तो वो सिमलीपाल का जो रीजन है उड़ीसा के अंदर, वहाँ पे पाया जाता है ब्लैक टाइगर। अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में था। आप इसके बारे में गूगल करना, ज़रूर इसके बारे में रीड करना। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट के बारे में, तो सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कि ये बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल सेक्टर नहीं, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। और ये NTCA के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर को। ये स्टेटमेंट सही है, NTCA के द्वारा किया जाता है। बट ये जो स्कीम है वो सेंट्रल स्पॉन्सर है। तो आप देखें कि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। यहाँ पे जो आंसर है वो होगा डी आंसर। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में था। प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन है। 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं जहाँ पे टाइगर है वो पाया जाता है। और उस सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन का मेन मोटिव यही था कि टाइगर्स की जो संख्या है उसको इम्प्रूव करना है, इनकी जो पॉपुलेशन है उसको डबल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर स्टूडेंट्स हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हिल्स के बारे में। और हिल्स कौन कौन से स्टेट हैं वहाँ पे वो सिचुएटेड हैं, उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो आप देखिए कि जो गडजात हिल्स हैं ये उड़ीसा के अंदर पाई जाती हैं, ना कि तमिलनाडु के अंदर। ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर जो उड़ीसा है वहाँ पे ये पाई जाती हैं गडजात हिल्स। और गडजात हिल्स बेसिकली इनको अपलैंड या हाईलैंड के रूप से भी जाना जाता है, उड़ीसा के हाईलैंड के रूप से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बाबा बुदान हिल्स। बाबा बुदान हिल्स कर्नाटक के अंदर सिचुएटेड है, तो ये करेक्ट है। गुरु शिखर की अगर हम बात करें, तो हमारी जो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, अरावली जो रेंज है, उसका सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। और गुरु शिखर सिचुएटेड है राजस्थान के माउंट आबू के अंदर, ना कि महाराष्ट्र के अंदर। तो ओनली एक पेयर है जो यहाँ पे करेक्टली मैच है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेनकाकू आइलैंड के बारे में। सेनकाकू आइलैंड 2020 के समय न्यूज़ के अंदर में था। 2020 के समय ये न्यूज़ के अंदर में था। और ये चाइना और जो जापान है उसके बीच में कंटिन्यूस कंट्रोवर्सी के वजह से ये न्यूज़ के अंदर में था, सेनकाकू आइलैंड। तो सेनकाकू आइलैंड सिचुएटेड है जो ईस्ट चाइना सी है उस रीजन के अंदर सिचुएटेड है सेनकाकू आइलैंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आज का जो हमारा फर्स्ट क्विज है इसके अंदर हमने इन 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। हम आपके लिए 2023 की जो प्रीलिम्स है उसके लिए आपके लिए अराउंड 50 के आसपास या 100 के आसपास जो क्विज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आप कंटिन्यू इनको रिवाइज करना, इनको अपना जो रिवीजन के थ्रू ही आप इन टॉपिक्स को याद रख पाओगे, या इन टॉपिक्स को जाके आप अपनी जो बुक है उससे रीड करना बार बार, जिससे कि आपको ये बेटर वे में मेमोराइज हो सके और एग्ज़ाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर सको। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्विज के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।